जेम्स बॉन्ड मूवी देखी है? इनमें एक विलन होता है जो बहुत ताकतवर और बाअसर होता है। बड़े बड़े इदारों में बैठे लोग इसके पेरोल पर होते हैं। दहशतगर्दी से लेकर ड्रग स्मगलिंग, साइबर अटैक से लेकर अगवा बराए तावान तक कोई जुर्म इसकी पहुंच से बाहर नहीं होता। मगर ये सब तो फिल्मों में होता है ना। हम आज आपको सुनाएंगे एक असली कहानी जो शुरू तो हुई कराची की बोटम मार्केट से और खत्म हुई मियामी की जेल में। I said turn it on your camera so I can see you. You're looking my picture. टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने वाला यह शख्स पाकिस्तान की तारीख का सबसे हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल क्रिमिनल है। एक जमाने में इसका नेटवर्क कराची से वॉशिंगटन और दुबई से सिडनी तक दुनिया के सैकड़ों शहरों में फैला हुआ था। मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन हो या मैक्सिको के ड्रग लॉर्ड्स, दुनिया के खतरनाक और ताकतवर तरीन लोगों को इसका नंबर जुबानी याद रहता था। यह अकेला नहीं था, इसके साथ इसका एक और भाई भी था, जुड़वा भाई, और लोग इन भाइयों को अनटचेबल समझते थे। मगर फिर एक वक्त ऐसा आया कि डॉन की तरह उन्हें भी दुनिया के 7 मुल्कों की पुलिस ढूंढने लगी। डॉन तो बच गया था, मगर इन भाइयों का अंजाम अच्छा नहीं हुआ। मगर आप तो ये जानते हैं कि आपका हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना हमारे लिए कितना जरूरी है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले ये काम कर लीजिए और फिर चलिए हमारे साथ। दो मई 1961 को कराची के शदीद गर्म मौसम में अब्दुल सत्तार खानानी के घर बाहर आ गई। अल्लाह ने इसे एक साथ 2 बेटों से नवाजा था। इसने एक का नाम अल्ताफ और दूसरे का जावेद रखा। वैसे तो ज्यादातर मेमनों का बहुत तेज कारोबारी दिमाग होता है, लेकिन अब्दुल सत्तार के लड़के कुछ अलग ही थे। छोटी सी उम्र में ही बोल्टन मार्केट की गलियों में उनका नाम चलने लगा। ये फटे हुए नोटों का काम करते थे। वहाँ स्टेट बैंक की जो पुरानी इमारत है, जहाँ वो अल्लाह की रहमत का मामूली होटल होता था मैरियट रोड के सामने, वहाँ ये फटे हुए नोट और बॉन्ड बेचा करते सड़क पर बैठकर। स्टॉक से लेकर प्राइस बॉन्ड्स और कमोडिटीज तक इन भाइयों के लिए कोई धंधा छोटा नहीं था और धंधे से बड़ा कोई धर्म भी नहीं था। मगर एक काम था जो इनकी पहचान बन गया। सिस्टम उनका ऐसा था कि आप जब पैसे कहीं जमा कराते थे दुनिया में, वो 2 या 3 मिनट में यहाँ आ जाते थे पाकिस्तान के किसी भी रिमोट एरिया में, और वहाँ आप शनाख्ती कार्ड दिखाकर वो पैसे ले सकते थे। उस ज़माने में तमाम मुख्तदर, ये कोटेड है, मुख्तदर हल्के जो हैं और फिर एक सियासी पार्टी का सरबराह भी की आशीर्वाद उन पर थी, तो वो किसी भी सरकारी छोटे बड़े, इवन ही के गवर्नर स्टेट बैंक को भी घास नहीं डालते थे। ये अनटचेबल थे, देवर अनटचेबल। इनके एक इशारे पर करोड़ों डॉलर एक मुल्क से दूसरे मुल्क पलक झपकते पहुंच जाते। ना कोई पूछगछ, ना पेपर वर्क। इनका सारा मनी ट्रांसफर बिजनेस इनके नाम पर चलता था और इसीलिए इसे हवाला नेटवर्क कहा जाता था। हवाला दरअसल अरबी जबान का लफ्ज है, जहां इसका मतलब है ट्रांसफर या मुंतकिल करना। उर्दू और हिंदी में इसका मतलब एतमाद, नाम या रेफरेंस के तौर पर लिया जाता है। हवाला नेटवर्क उस लफ्ज के अरबी और उर्दू दोनों मानों से मिलकर बनता है। न्यूयॉर्क में काम करने वाला उमर कराची में अपनी फैमिली को पैसे भेजना चाहता है। वो हवाला ब्रोकर सलीम के पास जाता है और जितने भी पैसे भेजने हो वो उसके हवाले कर देता है। सलीम उससे कुछ 2 या 3% कमीशन चार्ज करता है और पैसे वसूल कर लेता है। सलीम कराची में बैठे अपने पार्टनर हवाला ब्रोकर नौमान को कॉल मिलाता है और उसे उमर के घर वालों का कांटेक्ट और रकम डिटेल भेज देता है। नौमान उमर के घर वालों को कॉल करता है और वो रकम उनके हवाले कर देता है। ये तो हो गया अरबी वाला हवाला यानी ट्रांसफर, लेकिन इस पूरी डील में फिजिकली कोई भी रकम यहाँ से वहां नहीं भेजी जाती। दोनों ब्रोकर्स अपने पास अलग अलग खाते या हिसाब रखते हैं जिसमें आपस की सारी ट्रांजैक्शन दर्ज करते रहते हैं। दोनों ब्रोकर्स एक दूसरे के नाम पर एतमाद करते हुए ये सारे पैसे इधर उधर करते हैं। इसी तरह जब कभी उमर के घर वाले उसे पैसे भिजवाते हैं तो यही प्रोसेस उल्टा होकर दोहराया जाता है। कुछ महीनों के बाद हिसाब चेक किया जाता है और दोनों ब्रोकर्स के दरमियान जो भी बैलेंस होता है वो या तो बैंक ट्रांसफर या फिर फिजिकली इंसानों के जरिए कैश स्मगल करके सेटल कर दिया जाता है। आम शरीफ लोगों को हवाला नेटवर्क से 2 फायदे होते हैं। बैंक्स के मुकाबले में सिस्टम करेंसी के बहुत बेहतर रेट्स कोट करते हैं और दूसरा, हवाला ट्रांसफर बैंक्स के मुकाबले में इंतहाई आसान और तेज होता है। पेपर वर्क ना होने के बराबर और रकम भी फौरन पहुंच जाती है। मगर काला धन रखने वालों के लिए हवाला नेटवर्क के कुछ बोनस फायदे भी होते हैं। हवाला नेटवर्क इनफॉर्मल या अनरजिस्टर्ड होने की वजह से उनका काला पैसा किसी सिस्टम पर शो नहीं होता। ना टैक्स का प्रॉब्लम, ना एंटी करप्शन और ना ही नैप का चक्कर। एक बार पैसे अपने मुल्क से निकल गए
तो फिर बाहर कोई भी मुल्क अपने मुल्क के अंदर आने वाले पैसों पर बहुत ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता। उस मुल्क में वो इस पैसे से घर और फिर जायदादें बनाते हैं और बाकी जिंदगी आराम से गुजारते हैं। एवन फील्ड अपार्टमेंट केस में शरीफ खानदान पर भी यही इल्जाम है और वो आज तक ये नहीं बता सके कि इन फ्लैट्स के पैसे कहां से आए। समझ आया हवाला नेटवर्क? तो फिर चलें वापस मेन स्टोरी पर जाएं। पाकिस्तान में भले कोई अच्छा काम ठीक से हो या ना हो, मगर 2 नंबर काम बिल्कुल जेन्युइन और तसल्ली बख्श तरीके से होते हैं। इसलिए इन भाइयों के क्लाइंट्स में रोज इजाफा होता जा रहा था। कुछ साल बाद इन्हें पाकिस्तान की मार्केट छोटी लगने लगी और अल्ताफ ने रुख किया दुनिया की हॉट मनी के मरकज दुबई का। वहां के अल ज़रूनी एक्सचेंज के साथ मिलकर कारोबार शुरू किया। नाइफ रोड दुबई वाज द हब। उनका तरीका ये था कि जितना रेमिटेंस वो ओवरसीज पाकिस्तानी से जमा करते थे वो डायरेक्ट पाकिस्तान में नहीं आता था, वो आता था नाइफ रोड पर। फिर नाइफ रोड से वो यहाँ पर ट्रैवल करता था और जितना उन्हें रोकना होता था वो वहाँ पर रुक जाता था। उसको वो कहा करते थे चमक। ये कोड वर्ड है जो अब भी इस्तेमाल होता है, तो चमक। आमतौर पर एक दूसरे से हवाले वाले पूछते हैं कि तुम्हारे पास चमक है। चमक का मतलब है हैव यू दैट लिक्विडिटी देयर इन दुबई। सीक्रेसी, एफिशिएंसी और बड़े से बड़े अमाउंट्स को बआसानी ट्रांसफर करने की काबिलियत, इन सब की वजह से वो बहुत जल्दी इंतहाई अमीर और खतरनाक लोगों का भी बेस्ट फ्रेंड बन गया। पैसा ड्रग का है या दहशतगर्दी का, अगवा बराए तावान या करप्शन का, अल्ताफ को इससे कोई गज नहीं थी। इसके लिए धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं था। वो अपना कमीशन रखता और रकम आगे भेजता। साइज का मैं आपको बताऊं कि इनकी तकरीबन मुझे जो याद पड़ता है पाकिस्तान में 350 ब्रांचेस थी उस वक्त, 360 के करीब। सिर्फ एक आई चुंडीगढ़ रोड की ब्रांच का इनका जो प्रॉफिट था 1 साल का, जो इनके शेयर होल्डर में तब्दीली हो, वो 12 बिलियन था। एक नॉर्मल जो क्या कहते हैं आपने पैसा भेजना है किसी का, मतलब फीस के लिए भिजवाना है और या दूसरे छोटे मोटे काम के लिए, तो उसके लिए 3% ले लेते हैं, ठीक है। मगर जो डर्टी मनी होती थी उसके लिए 10%। डर्टी मनी में तो नाजायज़। और कहीं कहीं जब कहीं पे ड्रग्स की मनी होती थी तो इवन ये कि वो 15% भी लेते थे। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक खानानी बरादरान कलदन तंजीमों के लिए सालाना 14 अरब डॉलर्स तक लॉन्डर कर रहे थे। सब कुछ कंट्रोल में था। हवाला नेटवर्क खामोशी से चल रहा था, मगर फिर 2008 में वही हुआ जो पाकिस्तानी मईशत में 4-5 साल बाद होता है। डॉलर की कीमत में 4 रुपए 78 पैसे का इजाफा हो चुका है। पाकिस्तानी रुपया मुंह के बल गिरने लगा। डॉलर ने रुपए को मुश्किल में डाल दिया। सिर्फ 6 महीनों में डॉलर 55 रुपए से बढ़कर 75 रुपए का हो चुका था। ये जो मनी चेंजर्स और जो एक्सचेंज कंपनीज थी, आप समझ लें कि मादर पिदर आज़ाद थी और ये सारे के सारे जो हैं वो टाइगर बने हुए थे मार्केट की। कोई उनको पूछने वाला नहीं था। इनका सबका जो ग्रुप था वो खानानी एंड कालिया ग्रुप था, क्योंकि उसके पास अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन तकरीबन 60% शेयर जो था रेमिटेंस का और उसका उसी के पास था सारा का सारा। डॉलर की परचेज जो है 70 की कर रहे थे एक्सचेंज कंपनीज और वो जो मनी मार्केट में, और बेच रहे थे 80 तक। जब ये मामला ज़्यादा सीरियस हुआ तो स्टेट बैंक ने इसका नोटिस लिया और उस वक्त के गवर्नर ने एक कंप्लेंट की FIA को। उसकी बुनियाद पर हमने जो है वी रजिस्टर्ड एन इंक्वायरी इन FIA क्राइम सर्किल कराची। FIA ने इल्जाम लगाया कि खानानी एंड कालिया ने 10 अरब डॉलर्स पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर लॉन्डर किए, जिसकी वजह से रुपया गिरा। वो इतना बड़ा नेटवर्क था। साइमा सेंटर II चंडीगढ़ रोड पर उसका हेड ऑफिस था। तो उन्होंने जो अपना सॉफ्टवेयर बनाया था वो इतना सोफिस्टिकेटेड और एडवांस था, स्टेट ऑफ आर्ट, के स्टेट बैंक के पास भी नहीं था, किसी के पास नहीं था पाकिस्तान में। 8 नवंबर को खानानी एंड कालिया के कराची, लाहौर और एबटाबाद ऑफिसेस पर छापे मारे गए। जावेद खानानी समेत 8 लोग गिरफ्तार भी हुए, मगर अल्ताफ खानानी दुबई में होने की वजह से बच गया। और जब हमने मुनाफ से बात की कि भाई ये कौन लोग करवा रहे थे, तो उसने कहा कौन नहीं करवा रहा था, आप ये पूछें। और कहने लगे आपको अंदाजा ही नहीं है क्या है। हवाले के लिए रियाल के, जो हमें बाद में पता चला कि वहाँ से सऊदी अरब से जो इनके लोग थे जमा करते थे जब पैसा वहाँ से, तो वो ट्रकों में लेकर दुबई आया करते थे। वो कर रहे थे, क्या नाम है, खानानी एंड कालिया, तो दूसरे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर सब कर रहे थे कि भाई सब है, सब। तो इट वॉज फ्री फॉर ऑल।
और जब सबको पता था कि सबको पता है और कोई कुछ नहीं कर रहा, लिहाजा सब ऐसे ही मामला थे। FIA ने शेर पर हाथ डाल तो दिया था, मगर इसे काबू करना बहुत मुश्किल था। जब उसने बताया, जब इंटेरोगेट किया तो पता चला कि इसमें तो पाकिस्तान के सारे लोग शामिल हैं। ये तो लूट मची हुई है। जिन ताकतवर अफराद के करोड़ों अरबों डॉलर्स खानानी बरादरान ने खामोशी से अमेरिका और बरतानिया स्मगल किए थे, वो कैसे ये रिस्क ले सकते थे कि खानानी एक्सपोज हो। 62,000 तो सिर्फ मैसेज थे, 62,500 मैसेजेस थे हवाले के, जो नाइफ रोड पर गए थे यहाँ से, कराची से। ये 62,000 की लिस्ट वो थी जिसमें आम लोगों ने, किसी ने $10,000, किसी ने $20,000, किसी ने 25,000, छोटी मोटे अकाम, वो लिस्ट तो आज तक कभी प्रोवाइड ही नहीं की, जिसमें मुख्तदर हल्कों ने अरबों रुपए पे, अरबों या मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ट्रांजैक्शंस की, हुंडिया वाला की, वो लिस्ट तो कभी दी नहीं और ना FIA के पास आई। मैंने उसको इंसिस्ट किया, मुनाफ को, मुनाफ तो अभी जिंदा है लाहौर में। मैंने कहा तुम मुझे वो लिस्ट दे दो, मुझे वो लिस्ट दे दो जो तुमने हवाले किए बड़े बड़ों की, और बिज़नेस को छोड़ करके दूसरा जो लोग किया। उसने कहा कि सर मैं लिस्ट आपको दे दूंगा, लेकिन यहीं इसी वक्त हम दोनों मारे जाएंगे। फिर वही हुआ जो हर बार होता है, FIR और प्रोसिक्यूशन में ऐसी भोंडी हरकतें की गई कि हद हो गई। उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि शायद हम सबसे पहले इन्हीं पर हाथ डालेंगे। ये तो ऐसे लोगों ने और ऐसे हैरानकुन तरीके पर अप्रोच हुई कि उसका कोई, और आप ये समझें कि बिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं वो घूम रहे थे चारों तरफ। एबटाबाद वाले केस में गलती से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फाइनल चालान में उनका नाम ही डालना भूल गया, मगर जब ये सब भी काफी नहीं था तो एक नया कानून बना दिया गया। जब ये बनाया गया ना, AMLO, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये ख्याल रखा गया कि इसमें सब एलीट्स आएंगे, इसमें कोई छोटा आदमी तो आएगा नहीं, लिहाजा इसको ऐसा बनाया जाए कि कोई उसे छू ना सके। नो वन कैन बी ग्रैब्ड, नो वन कैन बी नैब्ड अंडर दिस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो मैंने बल्कि हाफ जोकिंगली एक सेमिनार में ये भी कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि दिस ड्राफ्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय ए मनी लॉन्ड्रर। इस कानून में इतने बड़े बड़े होल्स रखे गए कि खानानी बरादरान आराम से टहलते हुए अपने केसेस से बाहर आ गए, और फिर बिलाखिर 2013 में खानानी बरादरान अपने ऊपर बने तमाम केसेस से बाइज्जत बरी हो गए। अदालत ने खानानी अंकालिया स्कैंडल में तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। मगर अब खानानी बरादरान दुनिया के सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग सिस्टम 5 आइज के रडार पर आ चुके थे। आप सोच रहे होंगे 5 आइज क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की शिकस्त के बाद अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने रूस और कम्युनिस्ट थ्रेट पर नजर रखने के लिए एक इंटेलिजेंस अलायंस बनाया। इस अलायंस का नाम 5 आइज रखा गया। 5 आइज शुरू में तो बहुत लिमिटेड स्कोप के साथ बना, लेकिन आज 80 सालों बाद वो दुनिया के ताकतवर तरीन इंटेलिजेंस शेयरिंग में शुमार होता है। लोग इसे द मोस्ट एक्सक्लूसिव इंटेलिजेंस शेयरिंग क्लब इन द वर्ल्ड भी कहते हैं। हमारी ईमेल्स, फोन कॉल्स, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंक ट्रांसफर्स, सोशल मीडिया पोस्ट और तकरीबन तमाम डिजिटल एक्टिविटीज 5 आइज की पहुंच में है। ये किसी भी मुल्क के सिस्टम्स को आसानी से बाईपास करने की भी सलाहियत रखते हैं, तो कोशिश कीजिए कि इनसे बचकर ही रहिए। बैक टू द वीडियो। अरबों डॉलर इधर से उधर जा रहे थे, सब जानते थे कौन ले जा रहा है, सबको पता था, मगर कैसे जा रहे हैं कोई मनी ट्रेल, कोई सबूत नहीं था। सदियों पुराना हवाला नेटवर्क जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के रडार से बिल्कुल गायब था। हवाला उनकी समझ में नहीं आ रहा था, ये हवाला क्या है। तो हवाला, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या है कि आप यू जस्ट थ्रो द मनी इन ए वेल हियर एंड इट पॉप्स आउट देयर इन USA विदाउट एनी लिंक। 22 अक्टूबर 2014 को अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी के वर्जीनिया ऑफिस में एक अहम इजलास हुआ। दुनिया भर के 100 के करीब माहिरीन और खोजी सर जोड़कर बैठ गए। प्लान तैयार हो गया। ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी की खुसूसी टीम बनाई गई जिसका नाम ग्रुप 44 रखा गया। इस टीम के हेड थे रॉब कैसेटा। वो खानानी को उनके हीरोइन स्मगलर्स के साथ ताल्लुकात की वजह से बहुत अच्छी तरह जानते थे। 5 आइज का प्लान था खानानी नेटवर्क के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करने का। मछली सामने नजर आ रही थी, जाल भी तैयार था, मगर फिर अचानक सारे प्लान को फुल स्टॉप लग गया। अंडर कवर एजेंट्स को ड्रग डीलर्स बनाकर छोटी छोटी अमाउंट्स के लिए खानानी नेटवर्क इस्तेमाल करने की स्ट्रेटेजी काम तो कर रही थी, मगर मुसीबत ये थी कि अल्ताफ खानानी 40-50 हजार डॉलर की ट्रांजैक्शन के लिए खुद को सामने नहीं ला रहा था। इसको अपने सामने टेबल पर बिठाने के लिए बड़ी रकम की जरूरत थी, कम से कम $1 मिलियन की।
इतनी बड़ी रकम का सुनकर अमेरिकियों ने तो हाथ खड़े कर दिए, कहा हम अपने टैक्स पेयर्स के पैसे पर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, सारा ऑपरेशन रोक दिया गया। फिर 2 ऑस्ट्रेलियाई एजेंसीज ने मिलकर $12.5 लाख जमा किए। ये इस तरह के ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली अब तक की सबसे बड़ी रकम थी। रकम का इंतजाम होते ही ऑपरेशन दोबारा शुरू किया। अगले कई महीनों तक लाखों डॉलर्स खानानी नेटवर्क के जरिए घुमाए जाते रहे। इन्वेस्टिगेटर्स हैरान थे कि जिस शहर में भी कैश उठाने का कहा जाता, वहां चंद घंटों में खानानी नेटवर्क का कोई ना कोई आदमी पहुंच जाता। इधर से कैश लिया जाता और चंद दिनों बाद 3% कमीशन काटकर बताए गए अकाउंट में दुबई की एक कंपनी से पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते। अगले चंद हफ्तों में $12 लाख की रकम ट्रांसफर करने और नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठा करने के बाद खानानी तक पैगाम पहुंचाया गया कि हमारे बॉसेस को बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर करनी है, लेकिन इसके लिए उन्हें अल्ताफ की पर्सनल गारंटी चाहिए होगी। यूं अल्ताफ सामने आ गया। 19 मिनट की स्काइप कॉल में अंडरकवर एजेंट्स ने खानानी से रिक्वेस्ट की कि हमारे बॉसेस का सारा पैसा ड्रग्स का है, इसलिए वो थोड़ा डरे हुए हैं और चाहते हैं कि कम से कम एक बार आपसे मुलाकात करके तसल्ली करें। खानानी के जवाब ने सबको हिला दिया। एजेंट्स ने अगला सवाल किया कि क्या वो मुलाकात करने के लिए पनामा या कोस्टारिका आ सकते हैं। खानानी ने जवाब दिया, मुलाकात के लिए पनामा का मकाम और 11 सितंबर 2015 का दिन चुना गया। अल्ताफ 4:55 पर KLM की फ्लाइट से टोकोमन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। वो बेखबर था कि यहां इसके इस्तकबाल के लिए ड्रग डीलर्स क्लाइंट्स नहीं, फाइव आइज के दर्जनों एहलकार खड़े हैं और फिर जहाज से बाहर आते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी निजाम से बच निकलने वाला अल्ताफ खानानी अब इंटरनेशनल पावर्स की गिरफ्त में था। यहां इसे बचाने के लिए कोई आने वाला नहीं था। अल्ताफ के सामने चॉइस रखी गई कि अगर वो अपनी जराइम का इकरार करता है तो उसे सजा 5 साल की होगी और अगर इनकार करेगा तो फिर जुर्म साबित हो गया तो वो 20 साल के लिए। बोल्टन मार्केट का किंग अब कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं था। इसने अपने जराइम का इकरार कर लिया। अल्ताफ खानानी को अमेरिका में 5.5 साल कैद और 2.5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। अमेरिका में अल्ताफ की गिरफ्तारी और सजा का सुनकर पाकिस्तानी हुकूमत को भी झटका लगा। अल्ताफ का लिया पकड़ा गया तो मैंने FIA को यहाँ से जोड़ा कि भाई ये इतना बड़ा वाकया हो गया, वो पाकिस्तानी है और बहुत सारी उसकी लेन देन यहाँ से हुआ, तो आप इस पे तो मैंने इंक्वायरी इस पे कर दी खामोशी से। फिर केस खोल दिया गया। एक बार फिर जावेद खानानी को गिरफ्तार कर लिया गया। शोर मचा, ब्रेकिंग न्यूज चली, लेकिन इस बार भी कोई नतीजा नहीं निकल सका। मगर चंद दिनों बाद ही जावेद खानानी को लेकर एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ गई। कराची से आपको हम खबर दें, मोहम्मद अली सोसाइटी में शहरी का इमारत से गिरकर हलाक होने का मामला, मरने वाले का ताल्लुक खानानी ग्रुप से है। मरने वाले की शनाख्त जावेद खानानी के नाम से हुई है। मैं ये समझता हूँ आज भी कि उसको फेंका गया, खुदकशी नहीं थी, मगर उसकी कोई भी तफ्तीश हुई नहीं और ठंडा पड़ गया, इसलिए कि उसके पीछे भी मुक़्तदर हल्के ही थे जो नहीं चाहते थे कि इस पे तब जिस तरह खानानी ने निकाल लिया, केस ख़त्म हो गया, बरी हो गया, केस ख़त्म हो गया, तहकीकात ख़त्म हो गई, वही हल्के ये चाहते थे कि इसकी भी क्या कहते हैं तहकीकात ना हो कि इसने खुदकशी नहीं की, मर्डर था। इस फिल्मी जिंदगी का अंजाम भी फिल्मी हुआ। जावेद ने खुदकुशी की या किसी ने धक्का दिया, ये शायद कभी ना पता चले, मगर हमें ये जरूर पता है कि अल्ताफ खानानी 13 जुलाई 2020 को मियामी की जेल से रिहा हो गया। मगर रिहाई के बाद अब वो कहां है और क्या कर रहा है, इसका भी इसकी मनी ट्रांजैक्शंस की तरह कोई निशान नहीं। मैंने भी कोशिश की थी कि आया है, वो पाकिस्तान आया है या नहीं आया। मेरी मालूमात के मुताबिक वो पाकिस्तान नहीं आया, गालिबन वो दुबई में, गालिबन मुझे श्योर नहीं हूँ, मगर जो कुछ थोड़ी बहुत इतलात मिली कि वो दुबई में, मगर पाकिस्तान नहीं आया। उसको पता था कि मैं भी मार दिया जाऊँ। कोई कहता है ताकतवर तरीन हुकूमती वजीर को रिश्वत ना देने की सजा मिली, तो कोई कहता है कि कॉम्पिटिटर के हसद का शिकार हुए।
वजह जो भी थी, मगर खानानी नेटवर्क तो खत्म हो गया। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या इससे हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग पर कोई फर्क पड़ा? पाकिस्तान का एक निजाम है जिसमें ताकतवर लोग अपने से कम ताकतवर लोगों से काम लेते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर उन्हें कुर्बान भी कर देते हैं। सियासत हो या सहाफत या अदालत, हर जगह यही होता है। खिलाड़ी बदल दिए जाते हैं मगर खेल जारी रहता है। खानानी बरादरान की भी कुछ ऐसी ही कहानी।